सभी को नमस्कार। इस इंग्लिश विद विकास सिंह चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। सभी दोस्तों को प्रणाम। हमारा सिलसिला चल रहा था इंग्लिश से रिलेटेड। आज हमारा जो इंग्लिश का सिलसिला है सीखने सिखाने का, पढ़ने पढ़ाने का, वो है डिस्क्रिप्टिव ग्रामर से रिलेटेड। तो हमारा जो सिलसिला चल रहा है सीखने सिखाने का वो है बेसिकली इंग्लिश। क्लियर? ओके, तो एक बार फिर से सभी को गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट्स। ओके, तो टेंस रिलेटेड है। बेसिकली हमारा जो टेंस से जनरल इंट्रोडक्शन था वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है कि उसकी हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है, वर्ब कैसे चेंज होती है, उसका फॉर्म कैसे चेंज होता है, मैंने बता दिया था। पिछली 4 क्लासेस हुई हैं टेंस से रिलेटेड, उसको आप देख सकते हैं यदि आपने उसको नहीं देखा है तो। क्लियर? आज जो हमारा डिस्कशन होगा, अब जो जिस पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं वो है बेसिक्स टू एडवांस्ड। क्लियर? तो आज हमारा जो डिस्कशन चलेगा वो कंपैरेटिव एनालिसिस से रिलेटेड चलेगा। क्लियर? तो हमारा जो डिस्कशन है आज वो टेंस से ही रिलेटेड है, टेंस से ही रिलेटेड, लेकिन कंपैरेटिव एनालिसिस से रिलेटेड है। क्लियर? एनालिसिस, यहाँ पर मैंने एनालिसिस लिखा है, इसका मतलब होता है, इस प्लूरल फॉर्म है किसका? एनालिसिस का। क्लियर? ये प्लूरल फॉर्म है एनालिसिस। कंपैरेटिव एनालिसिस में आज हम देखेंगे टेंस से रिलेटेड, वो है हमारा आज स्टार्टिंग में क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट टेंस की बात मैं कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम कंपैरेटिव एनालिसिस, कंपेयर हमेशा 2 चीज़ों को होता है। क्लियर? कंपेयर हमेशा 2 चीज़ों का होता है। तो हम पहले आज कंपेरिजन करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, आज हमारा जो कंपैरेटिव एनालिसिस से रिलेटेड है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वर्सेस प्रेजेंट व्हाट? कॉन्टिन्यूअस टेंस। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यदि वर्ड को इसको थोड़ा सा ब्रेक किया है तो इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। क्लियर? लेकिन अनिश्चित से रिलेटेड नहीं होता है। टेंस की भी डेफिनेशन होती है, टेंस टेम्पस वर्ड से निकला है जिसका मतलब होता है टाइम, एक लैटिन वर्ड है। इसका मतलब नहीं होता है टेंस जो हमें टाइम के बारे में बताता है। टेंस केवल टाइम के बारे में ही नहीं बताता है, टाइम के साथ साथ एक्शन और स्टेट्स को भी बताता है, उसे बोला जाता है टेंस। इसी तरह इंडेफिनिट टेंस जो होता है, इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। क्लियर? जो हमें हैबिट के बारे में, रूटीन के बारे में, ट्रुथ के बारे में बताता है, प्रोवर्ब के बारे में बताता है, सेइंग के बारे में बताता है, कोट्स के बारे में बताता है, उसे क्या बोला जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जो हम डेली बेसिस पर करते हैं या इंटरवल बेसिस पर करते हैं, कैसे भी करते हैं, उसको यदि हम रूटीन में करते हैं, हैबिट में अपने हैं, तो आ जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। वो तो था डिस्कशन जनरल सा। आज हमारा एडवांस लेवल पर डिस्कशन होगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हमने पढ़ लिया कि इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डू डज, जो कि हिडन होती है। जब हम इसको एम्फेसाइज करेंगे, क्लियर, जब हम किसी चीज़ को प्रोमिनेंस देंगे तो क्या होता है, ये अपीयर हो जाती है। अब वैसे बेसिकली क्या होता है, ये अपीयर नहीं होती है, हिडन रहती है। क्लियर? तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड हमारा स्टार्ट होगा पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये एडवांस लेवल की पढ़ाई है। क्लियर? तो सबसे पहला क्या होता है, इंडेफिनिट टेंस को पहचानने के लिए एक होता है टू शो अ हैबिट या रूटीन। हैबिट या रूटीन को दिखाने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझते हैं। क्लियर? किसके फॉर्म में लिखते हैं? क्या होता है कि हमें जब हैबिट की बात की जाती है, जब किसी रूटीन की बात की जाती है, तो वो आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो वहाँ तो मैंने समझ लिया, लेकिन क्या होता है कि एग्जाम्स वगैरह में, बैंकिंग के एग्जाम्स में, एसएससी के एग्जाम्स में, व्यापम के एग्जाम्स में और भी सारे स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं, उसमें क्या होता है, एरर डिटेक्शन से रिलेटेड क्या होता है, सेंटेंस दे देता है, फिर बोलता है किस पार्ट्स में एरर है, किस पार्ट में एरर है, आप उसको आइडेंटिफाई करिए। तो वहाँ पर क्या होता है, हमें कीवर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है कि हम कैसे समझेंगे कि किस टेंस से रिलेटेड ये सेंटेंस लिखा हुआ है। क्लियर? तो क्या होता है कि हैबिट या रूटीन को दिखाने के लिए हमें कुछ वर्ड्स मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, उससे आप समझ जाएंगे कि ये इस टेंस में रहता है। पहला जो वर्ड है
जो अक्सर की बात करते हैं, जो प्रायः की बात करेगा, क्लियर, जो प्रायः अक्सर बार बार की बात करेगा उसको लिखते हैं, क्लियर। जैसे हो जाएगा ऑफेन, इसको ऑफेन पढ़ा जाता है, ऑफ्टन नहीं, ऑफेन, ऑलवेज, फ्रिक्वेंटली, यूजुअली, क्लियर। ऐसे जो वर्ड्स होते हैं ऑफेन, ऑलवेज, फ्रिक्वेंटली, यूजुअली, क्लियर, तो ऐसे टेंस, ऐसे जो वर्ड्स यदि किसी सेंटेंस में आते हैं तो हम समझ जाएंगे कि ये किससे रिलेटेड है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड है, क्लियर। इसको मैं थोड़ा सा भी ट्रिक वाइज समझाऊंगी, तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं 1, क्लियर। दूसरा क्या होता है, जैसे कभी कभी सेंटेंस में आ जाता है एवरी डे, एवरी डे, एवरी वीक, ऑफ एंड ऑन, और क्या होता है डे इन एंड डे आउट, डे इन एंड डे आउट होता है, क्लियर। जब ऐसे सेंटेंस आते हैं किसी सेंटेंस में ऐसे वर्ड्स लिखे हुए आते हैं तो हम समझ जाते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड है, क्लियर। एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है वो बेसिकली क्या करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है बेसिकली किसके बारे में बताता है, हैबिट के बारे में बताता है, रूटीन के बारे में बताता है, क्लियर। हैबिट में क्या आता है, जैसे ऑफेन, ऑलवेज, फ्रिक्वेंटली, यूजुअली, क्लियर। ऐसे जो वर्ड्स आते हैं तो इसका मतलब ये समझ जाना किसका मतलब होता है, प्रायः या बार बार, प्रायः या बार बार, या अक्सर, अक्सर भी बोलते, अक्सर, क्लियर, उसे बोला जाता है। एवरी डे, एवरी वीक, ऑफ एंड ऑन, डे इन डे आउट, ये क्या होते हैं, इसको मैं समझा देता। एवरी डे का मतलब तो पता ही क्या होता है, एवरी डे, हर दिन। एवरी वीक का मतलब होता है हर सप्ताह। ऑफ एंड ऑन, इस ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है यदि किसी सेंटेंस में लिखा हुआ है ये फ्रेज, इसका मतलब होता है नाउ एंड देन, नाउ एंड देन, इसका मतलब होता है नाउ एंड देन। एंड इस डे इन एंड डे आउट का मतलब होता है, डे इन डे आउट का मतलब होता है जो कि हम रेगुलर बेसिस पर करते हैं, रेगुलर बेसिस पर करते हैं। इसका मतलब होता है विच हैपेंस रेगुलरली, क्लियर, ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पर लिख देता हूँ इसकी डेफिनेशन, विच हैपेंस, इसका मतलब विच हैपेंस रेगुलरली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जो कि बहुत ही पहले से रेगुलर बेसिस पर चलता आ रहा है, उसे बोला जाता है डे इन एंड डे आउट, ठीक है। एक बार फिर से कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है हैबिट को शो करता है, रूटीन को शो करता है। पहला मैंने लिखा ऑफन, ऑलवेज, फ्रिक्वेंटली, यूजुअली, इसका मतलब होता है अक्सर, प्रायः, क्लियर, बार बार। एवरी डे, एवरी वीक, ऑफ एंड ऑन, डे इन डे आउट, ये वर्ड्स यदि मिल जाते हैं किसी सेंटेंस में समझ जाना को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड है, क्लियर। तो ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है नाउ एंड देन, एंड डे इन डे आउट का मतलब होता है ऐसा कुछ भी होना, मतलब कि विच हैपेंस या इट हैपेंस रेगुलरली ओवर ए लॉन्ग पीरियड है, बहुत समय से चलता आ रहा है। जैसे मैं बोलूँगा, एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि आई यूज्ड टू ड्रिंक कॉफ़ी, आई यूज्ड टू ड्रिंक कॉफ़ी, क्लियर। मैं चाय पिया करता था, मैं चाय पिया करता था, इसका मतलब ये हुआ आई यूज्ड टू ड्रिंक कॉफ़ी, क्लियर, ये हो जाएगा, इससे रिलेटेड ये होता है। एक तीसरा इसी से रिलेटेड और है, मैं उसको भी लिख देता हूँ। तीसरा होता है कुछ नेगेटिव एडवर्ब्स होते हैं, जैसे होता है सेल्डम, नेवर, सेल्डम होता है, नेवर होता है, हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्कैर्सली, इसको स्कैर्सली पढ़ा जाता है, क्लियर। ऐसे वर्ड्स यदि आते हैं, इसको मैं सेंटेंस 3 मान रहा हूँ,
समझने के लिए। सबसे पहले मैंने क्या बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैंने अब एडवांस लेवल में पढ़ रहा हूँ, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। पहला मैंने बताया हैबिट और रूटीन को दिखाने के लिए, पहला मैंने बताया कि ऑफन, ऑलवेज, फ्रिक्वेंटली, यूजुअली, क्लियर। उसको एक पहला मैंने मान लिया। दूसरा मैंने माना क्या, व्हाट। दूसरा मैंने माना कि एवरी डे, एवरी वीक, उसमें एक वर्ड और जोड़ लो डेली। दूसरे वाले में एक वर्ड और जोड़ लो डेली, क्लियर। तो उसमें डेली भी होता है, एवरी वीक भी होता है, एवरी डे भी होता है, और डे इन डे आउट होता है, ऑफ एंड ऑन होगा। और तीसरा मैंने क्या माना, नेगेटिव एडवर्ब, सेल्डम, नेवर, हार्डली, रियरली, बेयरली, स्केर्सली, क्लियर, ये होते हैं। अब याद रखना, जो पहला मैंने सेंटेंस लिखा था, पहले वर्ड्स जो लिखे थे हमने, कि जैसे मैंने लिखा था ऑफन, ऑलवेज, फ्रिक्वेंटली, यूजुअली, क्लियर। ये वर्ड्स जो होते हैं ये हमेशा वर्ब के, मेन वर्ब के, जो मेन वर्ब होता है उसके पहले होते हैं, मेन वर्ब के पहले लिखे जाते हैं। ये मैं लिखा हूँ ऑफन, ऑलवेज, फ्रिक्वेंटली, यूजुअली, ये जो वर्ड्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, मेन वर्ब के पहले लिखे जाते हैं, मेन वर्ब के पहले लिखे जाते हैं, मतलब ये यहाँ पर लिखे जाते हैं, क्लियर। ये पहले सेंटेंस की बात, पहले वर्ड्स की बात होगी। दूसरा वर्ड जो मैंने लिखा था व्हाट, जैसे मैंने लिखा था एवरी डे, एवरी डे, क्लियर, एवरी वीक, एवरी वीक, डेली, ये जो वर्ड्स होते हैं वो किसी भी जो सेंटेंस दिया रहेगा सेंटेंस के लास्ट में क्या होते हैं, पुट होते हैं, लास्ट में पुट होते हैं, क्लियर। ये जो एवरी डे, एवरी वीक, डेली, ये क्या होते हैं, कोई भी सेंटेंस लिखा रहेगा तो उसके लास्ट में पुट होंगे, क्लियर। मैं अब इसको एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा। तीसरा मैंने बताया नेगेटिव वर्ड्स। ये नेगेटिव वर्ड्स, ये जो नेगेटिव वर्ड्स होते हैं ये हमेशा क्या होते हैं, वर्ब के पहले यूज होते हैं, वर्ब के पहले यूज होते हैं। ये जो वर्ड्स होते हैं सेल्डम, नेवर, हार्डली, रियरली, वेयरली, स्केर्सली, ये हमेशा वर्ब के पहले यूज होते हैं। और एक बात और याद रखना कि इस वर्ड यदि किसी भी सेंटेंस में यूज हो गया, ये जितने भी दीज वर्ड्स हैं, यदि ये वर्ड्स किसी भी सेंटेंस में यूज हो गया तो उसके बाद कभी भी नॉट का, उस सेंटेंस में नॉट का यूज नहीं होता है, उस सेंटेंस में नॉट का यूज नहीं होगा। यदि ये दीज वर्ड्स जो दिए गए हैं ये किसी भी सेंटेंस में यूज हो जाते हैं तो उस सेंटेंस में फिर नॉट का यूज नहीं होगा, क्लियर। तो अब हम इसको समझते हैं क्या, एक बार मैं इसको रिकैपिचुलेट कर देता हूँ, इसके बाद एग्जाम्पल समझता हूँ। कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को शो करने के लिए मैंने पहली ट्रिक ली, हैबिट को दिखाने के लिए, टू शो अ हैबिट, टू शो अ रूटीन, क्लियर। रूटीन को दिखाने के लिए सबसे पहले मैंने वर्ड्स लिया, क्या लिया, सबसे पहले ऑफन, ऑलवेज, फिर क्या लिया, फ्रिक्वेंटली, यूजली। ये वर्ड्स यदि आते हैं तो इसका मतलब होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड। ये की वर्ड्स हैं, ये सब क्या है, की वर्ड्स हैं, और ये हमेशा क्या होते हैं, वर्ब के पहले यूज होते हैं, मेन वर्ब के पहले यूज होते हैं। दूसरा मैंने वर्ड्स लिया था क्या, एवरी डे, एवरी वीक, डेली, और क्या लिया था, डे इन एंड डे आउट एंड ऑफ एंड ऑन, क्लियर। तो ये जो वर्ड्स होते हैं ये क्या होते हैं, किसी भी सेंटेंस के लास्ट में एंड लास्ट में पुट होते हैं, क्लियर। फिर मैंने तीसरा वर्ड्स लिया, क्या लिया था, जो एडवर्ब होते हैं, नेगेटिव एडवर्ब होते हैं, जैसे हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, रेयरली, नेवर, सेल्डम। इसका मतलब होता है ये क्या होते हैं, वर्ब के पहले यूज होते हैं। तो सबसे पहला मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अब उस एग्जाम्पल से समझते हैं, क्लियर। एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। पहला है यदि किसी भी एग्जाम में इस टाइप से सेंटेंस दे देता है, रवि इज गोइंग ऑलवेज फॉर ए वॉक। अब इसमें बोल देगा कि करेक्ट द सेंटेंस, ऐसे लिख देगा, करेक्ट द सेंटेंस, करेक्ट द सेंटेंस, और 4 ऑप्शन दे देगा, कुछ भी दे सकता है। तो इसको कैसे करेक्ट करेंगे, अभी हमने बताया था किसी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कीवर्ड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं,
ऑफन, ऑलवेज, यूजुअली, रेगुलरली और फ्रिक्वेंटली। क्लियर। फिर मैंने दूसरा बताया एवरी डे, एवरी वीक, डेली और डे इन डे आउट एंड ऑफ एंड ऑन। फिर मैंने बताया हार्डली, बेयरली, रेयरली, स्केर्सली, नेवर, सेल्डम। ये यदि किसी भी सेंटेंस में यूज हो गए तो इसका मतलब है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। क्लियर। जैसे मैं कभी कभी एग्जाम्पल लेता हूँ, यदि कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे मैं बोलूँ मैं अखबार पढ़ता हूँ। एक सेंटेंस ये हुआ, मैं अखबार पढ़ता हूँ, मैं हर सुबह अखबार पढ़ता हूँ। अब मैं तीसरा लेता हूँ, मैं कभी कभार अखबार पढ़ता हूँ। मैं चौथा सेंटेंस लूँगा, मैं मुश्किल से अखबार पढ़ता हूँ। मैंने 4 सेंटेंस यहाँ पर लिखे हैं हिंदी में। मैं अखबार पढ़ता हूँ, मैं हर सुबह अखबार पढ़ता हूँ, मैं कभी कभार अखबार पढ़ता हूँ, मैं मुश्किल से अखबार पढ़ता हूँ। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हर सेंटेंस के लास्ट में क्या आ रहा है, ता है ती है ते ही आ रहा है, ता है ती है ते ही आ रहा है। क्लियर। तो देखो इसमें क्या कीवर्ड्स हैं, इसमें हर सुबह है मतलब एवरी मॉर्निंग, इसमें कभी कभार है, ठीक है, ये मुश्किल से दिया हुआ है, तो ये क्या होता है सेल्डम, सेल्डम से रिलेटेड हो गया, ये मुश्किल मतलब हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, रेयरली से रिलेटेड हो गया। तो ये क्या है कीवर्ड्स हैं हिंदी में। इसी तरह क्या होता है इंग्लिश में कीवर्ड्स होते हैं जो मैंने अभी बता दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। क्लियर। तो हम इस सेंटेंस में देख रहे हैं, इस सेंटेंस में हमने देखा कि यहाँ पर एक वर्ड्स लिखा हुआ है ऑलवेज, ये वर्ड्स लिखा हुआ ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होगा, तो इसका मतलब हुआ कि ये नहीं होगा ना ये होगा, तो इसका मतलब हो जाएगा रवि गोज ऑलवेज फॉर अ वॉक। इस टाइप से होगा, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे तो इस टाइप से होगा, लेकिन अभी भी करेक्शन हो सकता है, अभी भी देखना है आपको कहाँ पर गलत है। रवि इज गोइंग ऑलवेज फॉर ए वॉक, ये कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखा है तो ऑलवेज है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड कीवर्ड्स है, जिसको मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिख दिया, रवि गोज ऑलवेज फॉर ए वॉक। क्लियर। अब देख रहे हैं यहाँ पर जो ऑलवेज वर्ड होता है, हमने बताया था जो ऑलवेज वर्ड होता है हमेशा वर्ब के पहले यूज होता है, मतलब ये यहाँ पर यूज होगा। क्लियर। ये भी सेंटेंस क्या अपना गलत है, इसका आंसर हो जाएगा रवि ऑलवेज गोज फॉर अ वॉक, ये हो जाएगा। क्लियर। जिट क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस है शाहिल इज ऑफन टेलिंग हिज स्टोरीज। साहिल इज ऑफन टेलिंग हिज चाइल्डहुड स्टोरीज। क्लियर। अब इस सेंटेंस को देखो करेक्ट कहाँ पर, करेक्शन कहाँ पर हो सकता है, तो सबसे पहले कीवर्ड्स पकड़ो, राहिल साहिल इज ऑफन टेलिंग हिज चाइल्डहुड स्टोरीज। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर एक ऑफन वर्ड लिखा हुआ है, ऑफन लिखा हुआ है, इट मीन्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, इज नहीं लगेगा न टेलिंग होगा, तो इसको सही से लिखते हैं, क्या हो जाएगा साहिल ऑफन, साहिल के अकॉर्डिंग ये टेल्स हो जाएगा, टेल्स हिज चाइल्डहुड स्टोरीज। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिख दिया। अब देखेंगे कीवर्ड्स क्या वर्ब के पहले लिखा है, कीवर्ड्स वर्ब के पहले लिखा है, इसका मतलब ये सेंटेंस हमारा सही है। क्लियर। नेक्स्ट
नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, मीना इज कमिंग, मीना इज कमिंग फ्रिक्वेंटली लेट। यहाँ पर मैंने सेंटेंस लिखा है मीना इज कमिंग फ्रिक्वेंटली लेट। इस सेंटेंस में क्या करेक्शन हो सकता है? सीधे हमें क्या करना है, कीवर्ड्स पकड़ना है। कीवर्ड्स हमारा क्या है, फ्रिक्वेंटली है, इसका मतलब कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होगा, जिसको हो जाएगा मीना कम्स फ्रिक्वेंटली लेट। ये हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिख दिया। अब कीवर्ड्स हमारा क्या है, फ्रीक्वेंटली है। फ्रीक्वेंटली क्या होता है, हमेशा वर्ब के पहले यूज होता है, मतलब ये भी सेंटेंस हमारा गलत है। इसका मतलब हो जाएगा मीना फ्रीक्वेंटली कम्स लेट। ये सेंटेंस सही माना जाएगा। मीना अक्सर लेट आती है। फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है प्रायः अक्सर लेट आती है। क्लियर? ये सेंटेंस हुआ। 3 सेंटेंस हो गए। मैं 4th नंबर सेंटेंस लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि मैं सारे सेंटेंस यहाँ पर नहीं कवर करवा सकता हूँ। इसके लिए आपको हमें फॉलो करना पड़ेगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल पर सारे कंटेंट्स आपको मिल जाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल भी दे दूँगा मैं वहाँ पर। क्लियर? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश विद विकास सिंह को फॉलो करना पड़ेगा टेलीग्राम में। इंग्लिश विद टेलीग्राम चैनल में आपको फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो डेवलपमेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट को आप टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं, वहाँ से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ सारे कंटेंट्स मैं प्रोवाइड करता हूँ। क्लियर? ये था हमारा ये। नेक्स्ट सेंटेंस में लिखता हूँ माय फ्रेंड। इसको आप बताएंगे कहाँ पर गलत है। माय फ्रेंड ऑफन मैंने ये सेंटेंस लिखा है माय फ्रेंड इज टेलिंग अ लाई ऑफन। जब किसी भी वर्ब के पहले आर्टिकल का यूज हो जाता है तो वो बन जाता है नाउन। याद रखना, जब किसी भी वर्ब के पहले यहाँ पर आर्टिकल यूज हो जाता है तो ये बन जाता है क्या, नाउन। ये हम बाद में डिस्कशन करेंगे जब हम पढ़ेंगे एडवांस में एडजेक्टिव वगैरह। क्लियर? वहाँ पर पढ़ेंगे, हम बताएंगे कैसे होता है। माय फ्रेंड इज टेलिंग अ लाई ऑफन। तो यहाँ पर देखेंगे इस सेंटेंस में क्या करेक्शन हो सकता है। प्लीज़ टेक योर टाइम, आप पहले देखिए इसको। अधिक हमने करेक्शन कर लिया होगा। माय फ्रेंड इज टेलिंग अ लाई ऑफन। यहाँ पर देखेंगे एक वर्ड है ऑफन, ये की वर्ड्स है ऑफन। इस वर्ड्स के अकॉर्डिंग क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस यहाँ पर यूज नहीं होगा। यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस यूज नहीं होगा तो क्या होगा, इसका हो जाएगा माय फ्रेंड ऑफन। वर्ब के पहले आता है तो ऑफन लिखेंगे, ऑफन टेल्स अ लाई। मेरा फ्रेंड अक्सर झूठ बोलता है। क्लियर? सॉरी। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा आई थिंक 5 नंबर है। शी इज कमिंग डेली। सी इज कमिंग लेट डेली। ये सेंटेंस लिखा है। अब इसमें देखिए कीवर्ड्स इसमें क्या दिया है, कीवर्ड्स यहाँ पर दिया है डेली। इस डेली की वजह से, डेली हमारा दूसरा था। डेली हमारा जैसे एवरी डे, एवरी वीक, डे इन एंड डे आउट, ऑफ एंड ऑन, वहाँ पर डेली हमने दूसरे में लिखा था, मतलब ये सेंटेंस के सबसे लास्ट में ही लिखा जाएगा। लेकिन किस में रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो ये लिखना हमारा उचित नहीं है। इसका हो जाएगा सी कम्स लेट डेली। सी कम्स लेट डेली हो जाएगा। नेक्स्ट 6 नंबर सेंटेंस हम लिखते हैं प्राची इज सेविंग एनी रुपीज
प्राची इज सेविंग एनी रुपीज हार्डली, प्राची बड़ी मुश्किल से क्या होता है, अपने पैसे बचाती है। ये सेंटेंस कहाँ पर करेक्शन हो सकता है, इस सेंटेंस में कहाँ पर करेक्शन हो सकता है, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है हार्डली। हार्डली क्या होता है, हार्डली हमेशा क्या होता है, वर्ब के पहले यूज होता है, तो यहाँ पर इस सेविंग नहीं होगा, इसका हो जाएगा प्राची हार्डली सेव्स एनी रुपीज। ये सेंटेंस ये सही माना जाए, ये अपना गलत है ऊपर वाला। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस एक और लिख देता हूँ, 7 नंबर सेंटेंस, संजीव इज टेकिंग एक्सरसाइज एवरी डे। संजीव इज टेकिंग एक्सरसाइज एवरी डे। यहाँ पर क्या करेक्शन हो सकता है, यहाँ पर करेक्शन ये हो सकता है कि जो एवरी डे है, एवरी डे दूसरे नंबर में आया था, पहले नंबर में आया था क्या, ऑफन, ऑलवेज, यूजुअली, फ्रिक्वेंटली। क्लियर। दूसरे में आया था हमारा एवरी डे, एवरी वीक, डेली, डे इन एंड डे आउट, ऑफ एंड ऑन। तीसरे में आया था नेवर, सेल्डम, रेयरली, वेयरली, हार्डली, स्केर्सली आया था। तो यहाँ पर एवरी डे दूसरे में आया था, इसका मतलब होता है सेंटेंस के लास्ट में यूज होगा। जो पहला नंबर था, तीसरा नंबर था, वर्ब के पहले यूज होता है, ये लास्ट में यूज होगा, इसका मतलब हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ, तो ये तो होगा नहीं, इसका आंसर हो जाएगा व्हाट, संजीव टेक्स एक्सरसाइज एवरी डे। ये हो जाएगा इसका सही सेंटेंस। क्लियर। ऊपर वाला गलत है। क्लियर। यहाँ से समझ में आया क्या, मैं एक बार फिर से रिकैपिचुलेट कर देता हूँ। सबसे पहले क्या होता है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसके बारे में बताता है, हैबिट के बारे में बताता है, रूटीन के बारे में बताता है, वो हमें पता है। क्लियर। लेकिन उसके कीवर्ड्स कुछ होते हैं। कीवर्ड्स क्या क्या होते हैं, मैंने तीन उसको कैटेगरी में डिवाइड किया। पहले बताया क्या, व्हाट, पहले बताया कि यूजुअली, फ्रिक्वेंटली और ऑलवेज, ऑफन वर्ड्स आता है, तो इसका मतलब होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। अब वर्ब के पहले ये दिए हुए वर्ड्स यूज होंगे। दूसरा मैंने बताया क्या, दूसरा वर्ड होता है एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, डेली, डे इन डे आउट एंड ऑफ एंड ऑन। ये क्या होते हैं, यदि किसी सेंटेंस में यूज हुए मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बता रहा है, शो कर रहा है, और ये हमेशा क्या होते हैं, सेंटेंस के लास्ट में यूज होते हैं। तीसरा मैंने बताया कुछ एडवर्ब्स होते हैं, नेगेटिव एडवर्ब्स होते हैं, जैसे क्या होता है, मैंने बताया कि एक हार्डली होता है, बेयरली होता है, रेयरली होता है, स्केर्सली होता है, नेवर होता है, सेल्डम होता है। ये क्या होते हैं, हमेशा वर्ब के पहले यूज होते हैं। लेकिन याद रखना इन वर्ड्स के बाद कभी भी नॉट का यूज नहीं होता है। मैं एक बार फिर से एक एग्जांपल दे देता हूँ इससे रिलेटेड। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल है, ये है, जैसे मैं बोलूँ 8 नंबर, बिक्कू इज नॉट सेविंग एनी रुपीज हार्डली। इस सेंटेंस में क्या है, इस सेंटेंस को करेक्शन करने के लिए सबसे पहले देखा जाए तो एक हार्डली वर्ड है, हार्डली वर्ड हुआ, इसका मतलब ये यूज होगा वर्ब के पहले। वर्ब क्या है यहाँ पर, सेव है वर्ड, सेव इसके पहले यूज होगा। दूसरी बात क्या है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं होगा, और ये नॉट वर्ड भी यूज नहीं होगा। तो इसका मतलब हो जाएगा कि बिक्कू हार्डली सेव्स एनी रुपीज। क्लियर। ये होता है इसका आंसर। क्लियर। किसी भी सेंटेंस में यदि हार्डली यूज होता है, वेयरली, रियरली, सेल्डम, नेवर यूज होता है, तो फिर नॉट का यूज नहीं होता है। क्लियर। ओके। नेक्स्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को दिखाने के लिए एक और पैरामीटर यूज होता है, जिसको बोला जाता है यूनिवर्सल ट्रुथ। उसको बोला जाता है यूनिवर्सल ट्रुथ। अभी हमने एक पढ़ा रूटीन और हैबिट को दिखाने के लिए। एक दूसरा पैरामीटर होता है जिसको बोला जाता है टू शो यूनिवर्सल ट्रुथ। टू शो यूनिवर्सल ट्रुथ। हमने इसके पहले बता दिया था कि ट्रुथ दो प्रकार के होते हैं, एक यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, एक एटर्नल ट्रुथ होता है। ठीक है। एक यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, एक एटर्नल ट्रुथ होता है। यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब होता है जो समय के साथ चेंज भी हो सकता है, उसे बोला जाता है यूनिवर्सल ट्रुथ। और जो समय के साथ भी चेंज नहीं होता है उसे बोला जाता है एटर्नल ट्रुथ। एक को बोला जाता है सार्वभौमिक सत्य, एक को बोला जाता है शाश्वत सत्य। तो ठीक है, तो उसी से रिलेटेड है, इसको बोल सकते हैं क्या,
सार्वभौमिक सत्य, या बोल सकते हैं सार्वकालिक सत्य, सार्वकालिक सत्य। क्लियर। सार्वकालिक सत्य का मतलब हो जैसे सूरज पूर्व से निकलता है। अक्सर देखा जाए तो ये बुक्स में गलत लिखा रहता है, ये इस टाइप से सेंटेंस लिखा रहता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइज इन द ईस्ट। हमने यहाँ पर सेलेस्टियल बॉडी है, ये सेलेस्टियल बॉडी, इसके पहले द यूज किया है, ये डायरेक्शन को दिखा रहा है इसलिए इसके पहले द यूज किया है, क्योंकि ये आर्टिकल का सेगमेंट है। हम जब आर्टिकल बताएंगे तब हम इसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे ऐसा क्यों होता है। क्लियर। यहाँ पर लिखा है द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये सारी बुक्स में गलत लिखा है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। सूरज पूर्व से नहीं निकलता है, सूर्य जो होता है, सन जो होता है पूर्व से नहीं निकलता, वो पूर्व में दिखाई देता है। हमें इसको समझना पड़ेगा, हमें इसका अप्रोच कॉन्सेप्ट पकड़ना पड़ेगा कि सूरज जो होता है पूर्व से निकलता नहीं है। क्लियर। राइज नहीं होता, वो वहाँ से दिखाई देता है हमें। यदि पृथ्वी अपना रोटेशन, पृथ्वी अपना रिवोल्यूशन बंद कर दे तो सूर्य पूर्व से कैसे निकल सकता है। क्लियर। कैसे होता है मैं इसको समझा देता हूँ। मान लो सपोज ये कोई पृथ्वी है, ये कोई पृथ्वी है। क्लियर। इसको मैं बना देता हूँ अच्छे से, इसके बाल ओल हैं, ये हो गई अर्थ। क्लियर। अर्थ हो गया। ये अपना क्या है, सूरज दादा है, ये अपने क्या है, सूरज दादा। क्लियर। ये अपने सूरज दादा है। क्या है, ये अर्थ है, ये क्या है, सन है। ये क्या होता है, पृथ्वी जो होती है, अपनी अर्थ जो होती है, ये क्या करती है, अपने ही एक्सिस पर क्या करती है, टर्न करती है। ठीक है। जब क्या होता है, व्हेन अर्थ टर्निंग ऑन इट्स एक्सिस, वो पृथ्वी क्या अपने एक्सिस पर क्या घूम रही है। क्लियर। जब क्या होता है, व्हेन द अर्थ इज रोटेटिंग, व्हेन अर्थ इज टर्निंग ऑन इट्स एक्सिस, तो ये क्या हो जाएगा, इसको बोला जाता है क्या, रोटेशन। इसको बोला जाता है, साइंस का टर्म है। क्लियर। रोटेशन किसे बोला जाता है, कि जब पृथ्वी जो होता है अपने ही एक्सिस पर क्या करती, टर्न करती, उसे बोला जाता है रोटेशन। इसके बाद क्या होता है, पृथ्वी जो होती है, अर्थ क्या होती है, इस टाइप से सूर्य के चारों ओर क्या करती है, परिक्रमा करती है। क्या होता है, व्हेन अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन, व्हेन अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन, इट्स कॉल्ड रेवोल्यूशन। इसको क्या बोला जाता है, रेवोल्यूशन। आई थिंक विजुअल होगा, ये रेवोल्यूशन बोला जाता है। और ये जो हमारा पाथ है, ये जो हमारा पाथ है, जिसके सापेक्ष क्या होती है, ये हमारी अर्थ क्या होती है, मूव करती है। इसके द पाथ, दिस पाथ ऑफ अर्थ मूविंग अराउंड द सन इज कॉल्ड, इसको बोला जाता है ऑर्बिट। ये ऑर्बिट है। क्लियर। ये हमारा सन क्या है, फिक्स्ड है, ये हमारा सन क्या है, फिक्स्ड है। एक बार फिर से बता रहा हूँ कि यूनिवर्सल ट्रुथ को दिखाने के लिए क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। ट्रुथ दो प्रकार के होते हैं, एक यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, एक एटर्नल ट्रुथ होता है। एटर्नल ट्रुथ का मतलब जो समय के साथ भी चेंज नहीं होता है, वो क्या होता है, व्हाट, एटर्नल ट्रुथ। जो समय के साथ चेंज हो जाता है उसे बोला जाता है यूनिवर्सल ट्रुथ। क्लियर। यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब होता है नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, हो सकता है कि 2024 में ये चेंज हुई जाए, तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, लेकिन एटर्नल ट्रुथ नहीं है। क्लियर। जैसे पक्षी उड़ते हैं, तो पक्षी उड़ते हैं तो ये एटर्नल ट्रुथ है। ऐसा नहीं कि कल आज पक्षी उड़ रहे हैं कल तैरना स्टार्ट कर देंगे, जो पक्षी अभी उड़ रहे हैं। मैं बोलूँगा कि आदमी नश्वर है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि आदमी कल से नश्वर नहीं रह जाएगा। क्लियर। ऐसा तो क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रुथ को दिखाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। और ये जो किताबों में गलत लिखा रहता है बुक्स वगैरह में, कि द सन राइज इन द ईस्ट, सन पूर्व से नहीं निकलता है जबकि पूर्व से दिखता है। इसका सेंटेंस होगा द सन इमर्ज इन द ईस्ट बोल सकते हैं, या तो बोल सकते हैं, यहाँ पर बोल सकते हैं लुक्स, दिखाई देता है, लुक्स होगा। क्लियर। ये अपना अर्थ है जो अपने एक्सिस पर क्या होती, टर्न करती, उसे बोला जाता है रोटेशन। जब ये अर्थ के सन के चारों चक्कर लगाती हो जाता है रिवोल्यूशन। और ये जिस पास से वो करती चक्कर लगाती उसे बोला जाता है ऑर्बिट। और ये जो इसका शेप होता है, ये इसका जो शेप होता है, ये सर्कल टाइप का नहीं होता, इलिप्टिकल होता है, इलिप्टिकल शेप होता है, इलिप्टिकल शेप, याद रखना। इसे बोला जाता है यूनिवर्सल ट्रुथ। अब मैं यूनिवर्सल ट्रुथ को मैं बता रहा हूँ किस कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, इसको लिख लेना आप लोग।
जो यूनिवर्सल ट्रुथ होता है उसकी 3 कैटेगरी हैं। एक होता है साइंटिफिक फैक्ट, एक होता है साइंटिफिक फैक्ट, एक होता है मैथमेटिकल फैक्ट, मैथमेटिकल फैक्ट, क्लियर। एक हो जाएगा साइंटिफिक फैक्ट, मैथमेटिकल फैक्ट, एक यूनिवर्सल फैक्ट। एक हो जाएगा साइंटिफिक फैक्ट, यूनिवर्सल फैक्ट हो जाएगा, क्लियर। इसको यूनिवर्सल की जगह आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं फिलोसफिकल, फिलोसफिकल। फिर से मैं बता रहा हूँ, जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है इसकी 3 कैटेगरी हैं। इसकी 3 कैटेगरी हैं। सबसे पहला होता है साइंटिफिक फैक्ट, एक मैथमेटिकल फैक्ट, एक यूनिवर्सल फैक्ट भी होता है जिसको साइकोलॉजी से रिलेटेड भी बोल सकते हैं, फिलोसफिकल से भी रिलेटेड बोल सकते हैं, क्लियर। फिलोसफिकल फैक्ट होता है। तो सबसे पहले हमारा डिस्कशन यूनिवर्सल ट्रूथ से रिलेटेड था, जो सन राइजेज इन द ईस्ट, क्लियर। ये सेंटेंस बुक में लिखा तो रहता है लेकिन ये गलत होता है, क्लियर। फिर साइंटिफिक फैक्ट की बात करते हैं तो मैं सबसे पहले साइंटिफिक फैक्ट का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। साइंटिफिक फैक्ट का एग्जांपल लेता हूँ। जैसे क्या होता है, साइंटिफिक फैक्ट की एग्जांपल देखा जाए तो क्या होता है कि आपने अक्सर सुना होगा टीचर्स से साइंस की क्लास में कि जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी जो होती है वो क्या होता है, सारी चीज़ों को अपनी तरह आकर्षित करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है। ऐसा क्यों होता है? तो आपके टीचर्स बताए होंगे, एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो पृथ्वी में लगता है, जो क्या होता है जितनी भी सारी चीज़ें हैं जो हम कुछ भी फेंकते हैं, जैसे इसको ऐसे फेंकेंगे तो ये ऊपर से नीचे ही आ रहा है। क्यों आ रहा है? ग्रेविटी के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या होता है, नीचे आता है, क्लियर। तो आप कभी ऐसा भी सोच सकते हैं ऐसी कोई चीज़ है जो नीचे ना आए, ऐसी भी कोई चीज़ है जो नीचे ना आए, क्लियर। मैं एक बार फिर से दूसरी तरह एग्जांपल देता हूँ कि साइंस में हम पढ़े हैं कि ऐसी सारी वस्तुएं हैं, यदि हम उस सारी वस्तुओं के ऊपर फेंकते हैं कोई भी चीज़, जैसे आम होता है, आम क्या होता है, आम यदि पक्का गिरता है तो नीचे ही गिरता है, ऊपर क्यों नहीं चला जाता है? ऐसा क्यों होता है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स के चक्कर में क्या होता है, वो क्या होता है, नीचे ही गिरता है, क्लियर। ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग। फिर ऐसी भी कोई चीज़ें होती हैं जो क्या होता है कि जो नीचे नहीं गिरती ऊपर चली जाती हैं, वो क्या होता है, हॉट एयर होता है। ओनली हॉट एयर ऐसी होती है जो नीचे नहीं आती, ऊपर जाती है, धुआं जिसको बोला जाता है। मैं उसका एग्जाम्पल ये लिखता हूँ, ये क्या है, साइंटिफिक फैक्ट है। साइंटिफिक फैक्ट जैसे एक एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ, द अर्थ, इसको आप करेक्ट करिएगा, द अर्थ is pulling everything downwards. The earth is pulling everything downward. जितनी भी सारी चीज़ें सबको वो पृथ्वी क्या करती है, नीचे ले आती है। तो यहाँ पर सेंटेंस या साइंटिफिक फैक्ट से रिलेटेड है तो कभी कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं लिखा जाए। जब कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं लिखा जाएगा तो किस फॉर्म में लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा किसमें, इंडेफिनिट टेंस में। तो इज पुलिंग नहीं होगा, क्लियर। इसका हो जाएगा The earth pulls everything downwards. ये हो जाएगा। यहाँ पर एवरीथिंग लिखा, ना कि एवरी डे, एवरी वीक नहीं लिखा, नहीं तो ये क्या हो जाता, पुल लास्ट में हो जाता सेंटेंस है, क्लियर। तो क्या होता है, पृथ्वी क्या होती है, जितनी भी सारी चीज़ें होती है उसको क्या करती है, नीचे ले आती है, खींचती है। किसके चक्कर में? ग्रेविटेशनल फोर्स के चक्कर में। तो 11th की साइंस में एक टर्म है जिसको बोला जाता है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी उसे बोला जिसको हिंदी में बोला जाता है पलायन वेग। उसमें कहा जाता है कि एक ऐसा न्यूनतम है जिस वेग से किसी यदि पिंड को, किसी भी पदार्थ को यदि हम ऊपर फेंकते हैं तो कुछ दूरी बाद क्या होता है, एक जो पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो लगना बंद कर देता है। तो जिससे क्या होता है, वो पत्थर या कुछ भी पिंड वो फिर नीचे नहीं गिरता है, उसे बोला जाता है एस्केप वेलोसिटी। एक बार फिर से बताता हूँ, ये साइंस की टर्म है। एस्केप वेलोसिटी का मतलब होता है एक न्यूनतम वेग से जब किसी पिंड को हम फेंकते हैं ऊपर, एक न्यूनतम वेग से जब किसी पिंड को हम ऊपर फेंकते हैं तो कुछ दूर जाने के बाद ग्रेविटेशनल फोर्स ख़त्म यदि हो जाता है तो क्या होता है, वो फिर नीचे नहीं आता है। कुछ दूर ऊपर जाने के बाद क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं रहता है, तो हम नीचे नहीं गिर सकते हैं कुछ दूरी बाद, क्लियर। तो हम ऊपर ही रह जाएंगे, वहाँ पर हम तैरने लगेंगे। जैसे सेलेस्टियल बॉडी तैर रही है वैसे हम भी तैरने लगेंगे, नहीं तो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, नीचे आ जाएंगी, क्लियर। तो द अर्थ पुल्स एवरीथिंग डाउनवर्ड्स।
दूसरा मैं इसी तरह एग्जांपल लिखूंगा तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो ऊपर जाती हैं जब हम, जैसे आपने देखा होगा जैसे कोई सिगरेट पीता है या कोई अलाव वगैरह जलाते हैं, उसमें जो धुआं होता है वो नीचे नहीं जाता, ऊपर जाता है। क्लियर? तो इसका एग्जांपल हो जाएगा हॉट गैसेस गोज अपवर्ड्स। गैसेस बोल दूंगा तो गो हो जाएगा, हॉट गैस गोज अपवर्ड्स। क्लियर? ये हो जाएगा सेंटेंस, ये सही सेंटेंस है क्योंकि ये साइंटिफिक फैक्ट है। मैं तीसरा एग्जांपल एक लेता हूं, वाटर इज बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा है। ये साइंटिफिक फैक्ट है कि जब 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो पानी उबलना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें इज बॉइलिंग लगाने की ज़रूरत नहीं, इसका हो जाएगा वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। ये सेंटेंस सही है, ये ऊपर वाला सेंटेंस गलत है। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट। अब 100 डिग्री सेल्सियस पर तो वो क्या होता है, बॉइल होता है। अब फ्रीज कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? फ्रीज का मतलब होता है गलना। एक बॉइलिंग पॉइंट होता है, एक फ्रीजिंग पॉइंट होता है। इसको हिंदी में बोला जाता है गलनांक, एक को बोला जाता है क्वथनांक। केमिस्ट्री में ये वर्ड है। क्लियर? तो एक क्या होता है, चौथा सेंटेंस में लिखता हूं, वाटर इज फ्रीजिंग एट 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर इज फ्रीजिंग एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीजिंग हो रहा है, फ्रीजिंग हो नहीं रहा है, फ्रीज होता है। क्लियर? तो इसका हो जाएगा वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस, ही हो जाएगा। तो हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ में 3 चीज़ें थी। एक था साइंटिफिक फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट के बारे में हमने बता दिया। दूसरा हमने बताया था क्या, मैथमेटिकल फैक्ट। मैथमेटिकल फैक्ट का एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मैथमेटिकल फैक्ट एग्जांपल होता है, हमने पढ़ा है लाइन में 2 पैरेलल लाइन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। 2 पैरेलल लाइन कभी दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। इंटरसेक्ट का मतलब होता है काटना। ये लाइन जैसे 2 जा रही हैं, ये कभी ऐसे नहीं हो जाएंगी, ये सीधे ही जाएंगी। क्लियर? कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। 2 पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। अब यहाँ पर देखो नेवर वर्ड यूज कैसे हुआ है, किसी वर्ब के पहले यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पर सेंटेंस सही है। क्लियर? और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट हमारा जो डिस्कशन था उसमें फिलोसफिकल से रिलेटेड। नेक्स्ट हमारा जो डिस्कशन था वो फिलोसफिकल से रिलेटेड। फिलोसफिकल फैक्ट। फिलोसफिकल, हम इस वर्ड को पिछली क्लास में भी तोड़े थे, फिलोसफी वर्ड को, कि फिलो का मतलब होता है व्हाट, फिलो का मतलब होता है लव, फिलो का मतलब होता है लव, और सोफी का मतलब होता है विजडम या लाइफ होता है, विजडम या लाइफ होता है। तो इसकी मैं डेफिनेशन यदि लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, द फंडामेंटल नेचर ऑफ नॉलेज। द फंडामेंटल नेचर ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड फिलोसफिकल फैक्ट। क्लियर? फिलो का मतलब होता है लव, सोफी का मतलब होता है विजडम या लाइफ से। तो ऐसा फंडामेंटल नेचर जो नॉलेज के बारे में बताता है। ठीक है? ए फंडामेंटल नेचर ऑफ नॉलेज उसे बोला जाता है, या फिर बोल सकते हैं द स्टडी ऑफ फंडामेंटल नेचर ऑफ नॉलेज, ये हो जाएगा। क्लियर? जैसे क्या होता है कि एक एग्जांपल लेता हूँ, डेथ कम्स टू ऑल। मृत्यु सबको आनी है, मृत्यु सबकी होगी। ऐसा नहीं हो कि मेरी मृत्यु होगी आपकी नहीं होगी, सबकी मृत्यु होगी एक ना एक दिन। ठीक है? डेथ कम्स टू ऑल। तो ये क्या है, हमारा फिलोसफिकल फैक्ट है। फिलोसफिकल फैक्ट है। एक फिलोसफिकल से एक वर्ड और होता है फिलोफोबिया। फिलोफोबिया का मतलब होता है, फिलो का मतलब होता है क्या, लव, फोबिया का मतलब होता है फियर।
इसका मतलब होता है फियर फॉर फॉलिंग इन लव, फॉलिंग इन लव, ठीक है, फियर फॉर फॉलिंग इन लव। फोबिया का मतलब फियर, फिलो का मतलब होता लव, प्यार हो जाने का डर हो, प्यार हो जाने का डर हो, किसी को देखो तो उससे ऐसा लगता है कि प्यार ना हो जाए, उस डर को बोलते फिलोफोबिया। क्लियर। नेक्स्ट एक लास्ट है फैक्ट हमारा जो है साइकोलॉजी से रिलेटेड। साइकोलॉजी से रिलेटेड है। नेक्स्ट साइकोलॉजी फैक्ट। साइकोलॉजी फैक्ट की बात किया है तो इस वर्ड को यदि हम तोड़ें तो एक वर्ड यहाँ पर निकला साइक, साइक, एक वर्ड निकला ओ, एक वर्ड निकला लॉजी। इस वर्ड्स को हम तोड़ना स्टार्ट किया। साइक का मतलब क्या होता है? बिहेवियर। साइक का मतलब होता है बिहेवियर। ओ का मतलब होता है ऑफ, मैंने बताया था। लॉजी का मतलब होता है स्टडी। हमारी जो वोकैबुलरी की क्लास है उसमें हमने तोड़ना सिखाया था, कैसे ब्रेक किया है। ओ का मतलब ऑफ से रिलेटेड होता है, एक प्रपोजिशन होता है। लॉजी का मतलब स्टडी होता है। साइक का मतलब होता है बिहेवियर। कभी कभी कहते हैं कि वो बहुत साइको टाइप का है। साइको का मतलब होता है उसका बिहेवियर उटपटांग है। और बिहेवियर क्या होता है? हमेशा इंसानों का होता है, किसी जानवर का नहीं होता, किसी पक्षी का होता है। ये किसका होता है? हमेशा ह्यूमन का होता है। जहाँ पर ह्यूमन के बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं उसको क्या बोला जाता है? साइकोलॉजी। क्लियर। स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ ह्यूमन, तो वहां पर क्या बोला जाता है? किसको बोला जाता है? साइकोलॉजी फैक्ट बोला जाता है। साइकोलॉजी फैक्ट की बात करेंगे, जैसे एक एग्जांपल लिखता हूं, लव चेंजेस अ पर्सन। लव चेंजेस अ पर्सन, ये क्या होता है? एक साइकोलॉजी है कि जो प्यार होता है वो इंसान को बदल देता है। क्लियर। आज के लिए बस क्लास इतना ही। तो सबसे पहले इसको रिकैपिचुलेट कर लेते हैं कि हमने आज क्या पढ़ा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा। हमारा कंपैरेटिव एनालिसिस चल रहा है। आज हमारा केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड था। कल भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड करेंगे। जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी प्रोवर्ब, सेइंग वर्ड्स, कोट्स से रिलेटेड करेंगे। इसके बाद हम चलेंगे किसमें? कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये पढ़ा कि जो हैबिट के बारे में बताता है, जो रूटीन के बारे में बताता है, जो साइंटिफिक फैक्ट के बारे में बताता है, उसे क्या बोला जाता है? उसे किस में रखा जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखा जाता है। उसके कुछ कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी प्रोनाउन से रिलेटेड होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। सभी को नमस्कार, एक ओंकार।